हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी भारत के भूगोल की सीरीज चल रही थी। भारत के भूगोल की सीरीज में आज हमारा नया टॉपिक होगा भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग या प्रदेश। तीसरा है उत्तर का विशाल मैदान और चौथा है भारतीय तट तथा द्वीप समूह। भारत को भौतिक संरचना या भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तीसरा उत्तर का विशाल मैदान, चौथा है भारतीय तट तथा द्वीपीय समूह। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो हेडिंग डालो आप लोग, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये मेन हेडिंग है। इसमें सब हेडिंग होगी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी विशेषताएं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हिमालय से संबंधित जानकारियां हम पढ़ेंगे। जो भी हिमालय से जुड़ी हुई हैं बातें, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय के बारे में कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी विशेषताएं। तो आज इसकी सब हेडिंग होगी हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषता। हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं। आज हमारी ये हेडिंग होगी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में सब हेडिंग होगी हिमालय की उत्पत्ति और उसकी विशेषताएं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो वैज्ञानिकों ने, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जिसको प्रामाणिकता प्रदान की गई है, जिनको सत्य माना जाता है, तो वो वैज्ञानिक हैं। 2 वैज्ञानिक हैं, एक है कुबर, दूसरा है हैरी हेंस। कुबर ने अपने सिद्धांत का नाम दिया था भूसन्नति सिद्धांत, जिसको बोला जाता है कुबर का भूसन्नति सिद्धांत। कुबर ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसको बोला जाता है कुबर का भूसन्नति सिद्धांत। और जो हैरी हेंस ने अपने सिद्धांत दिया था उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत।
ये तो वैज्ञानिकों के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता प्रदान है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रामाणिकता इन दो वैज्ञानिकों को दी गई। ये दोनों वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत थे थोड़ा थोड़ा आपस में मिलते हैं, इसलिए इन दोनों के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोबर का भूसंगति सिद्धांत। कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या है? मतलब कि कोबर के भूसंगति सिद्धांत में बताया गया है कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो कोबर ने बताया कि जहां आज हिमालय है, कोबर ने बताया कि जहां आज हिमालय है, वो हिमालय जहां पर आज है, हिमालय की जगह पहले एक टेथिस नामक सागर हुआ करता था। टेथिस नामक सागर हुआ करता था। जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था। टेथिस नामक सागर हुआ करता था, ये कोबर ने बताया था। और यही बात किसने बोला था? हैरी हेस ने भी बोला था कि जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था। तो ये बात दोनों के सिद्धांत में मैच खाती है, दोनों ने एक ही बात कही। आगे कोबर कहते हैं कि जहां पर आज हिमालय है वहां पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर के उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में अंगारा लैंड था। टेथिस नामक सागर के उत्तर में अंगारा लैंड हुआ करता था। जैसे देख लो, ये टेथिस सागर था, इसके उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड, और इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ करता था। कोबर ने कहा जहां आज टेथिस नामक सागर है उसके उत्तर में पहले अंगारा लैंड हुआ करता था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ करता था। और जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, पहले प्रायद्वीपीय भारत का कुछ हिस्सा ऐसा था। प्रायद्वीपीय भारत इस टाइप से पहले हिस्सा था। और ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ये भारत जो है ये पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। मैंने अपने लास्ट क्लास में बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ था? ये पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था, लेकिन उसमें समय के साथ क्या हुआ? दरार पैदा हो गई और अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। तो यही बात इन्होंने बोला था। कोबर ने कहा कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पहले कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। लेकिन पृथ्वी के नीचे अलग अलग प्लेटें, पृथ्वी जो है गतिशील है, तो पृथ्वी का अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगा। वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते होते यही भाग, जिसको आज हम भारत बोलते हैं, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, वो भाग आज आकर के यहाँ पर है। जब वो भाग प्रायद्वीपीय भारत जब आगे बढ़ा, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा जो टूटा था, वो जब आगे गतिशील था, तो आगे जब बढ़ा, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ समुद्र है। अभी मैंने ये बताया था यहाँ पर समुद्र था, ये मैंने ये बताया था। टेथिस नामक सागर था। अंगारा लैंड में नदियाँ प्रवाहित हो रही थी। अंगारा लैंड में नदियाँ प्रवाहित हो रही थी और गोंडवाना लैंड में भी नदियाँ प्रवाहित हो रही थी। और इन नदियों के द्वारा क्या हुआ? नदियों के द्वारा अवसादों का, और नदियों के द्वारा अवसाद जो बहा कर लाए जाते थे, तो वो इस टेथिस नामक समुद्र में क्या कर दिए? ला करके इकट्ठा कर दिए। और ये लगातार लाखों करोड़ों वर्ष लगातार यही प्रक्रिया चलती रही। तब कहाँ जाकर के ये जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर पहुँच पाया था। कोई 1 साल 2 साल 1000 साल की ये प्रोसेस नहीं, लाखों सालों की, करोड़ों वर्ष।
तो जब ये आगे बढ़ा तो ये नदी, इसके नदियाँ जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की नदियाँ आप दोनों नदियाँ का इस तरह बह रही थी, दोनों इस तरह से बह रही थी। तो बीच में ले जा करके अपने नदियों पानी के द्वारा अवसादों का निक्षेपण करने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब निक्षेपण करते 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 एक जगह पर निक्षेपण करती थी, निक्षेपण कर रही थी, उसके ऊपर समय के साथ दर परत वो निक्षेपण उसके ऊपर जमता जा रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब इस पे दबाव पड़ने लगा, इसके ऊपर दबाव पड़ने लगा, जब इसके ऊपर दबाव पड़ने लगा तो ये और नीचे चला गया, ये नीचे और चला गया, इसका आयतन और बढ़ गया। जब ये नीचे चला गया, इसमें अवसाद जो मलबा था और जमा होने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि नीचे जाने की बजाय इसके दोनों किनारे पर, टेथिस नामक सागर के दोनों किनारे पर, टेथिस नामक सागर के दोनों किनारे पर क्या वलन की क्रिया शुरू हुई। यानी कि ये कहा जाए कि वलन या मोड़ पड़ गया। मोड़ पड़ने से ही दोनों किनारों पर पर्वत का निर्माण हुआ, दोनों किनारों पर पर्वत का निर्माण हुआ। मोड़ पड़ने से दोनों पर्वत का निर्माण हुआ और बीच वाला भाग समतल रूप में ऊपर उठ गया। मोड़ पड़ने से इस टेथिस सागर में समय के साथ परत दर परत इसमें नदियों के द्वारा अवसाद का जमाव किया जा रहा था। धीरे धीरे इसमें क्या उसका आयतन बढ़ने लगा। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके टेथिस सागर के दोनों किनारों पर वलन की क्रिया प्रारंभ हुई और उसी वलन की क्रिया प्रारंभ होने के कारण दोनों किनारे पर, किसके दोनों किनारे पर, टेथिस नामक सागर के दोनों किनारों पर, एक किनारा ये हुआ और एक किनारा ये हुआ, वलन की क्रिया प्रारंभ हुई। और वलन की क्रिया प्रारंभ होने से दोनों किनारों पर पर्वत का निर्माण हुआ। या फिर यूँ कहा जाए कि दोनों किनारों पर वलन की क्रिया पड़ने से ये किनारा उठ गया और ये वाला किनारा भी उठ गया। और बीच का जो भाग था, टेथिस सागर के जो बीच का भाग था, वो समतल रूप में ऊपर उठ गया। टेथिस सागर का जो बीच वाला भाग था समतल रूप में वो ऊपर उठ गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पामीर का पठार, जिसे हम पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। पामीर के पठार या का पठार, पामीर का पठार, पामीर का पठार के नाम से किसको जानते हैं, जो टेथिस सागर के बीच का जो भाग था वो समतल रूप में ऊपर उठ गया, उसको हम पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। और टेथिस सागर के जो दक्षिण का जो भाग था उसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वत। और टेथिस सागर के जो उत्तर का भाग था उसको क्यूनुलुन पर्वत, टेथिस सागर के उत्तर के भाग को, जिसमें टेथिस सागर के उत्तर के भाग में, यानी कि टेथिस सागर के एक साइड जो भाग था जहाँ पर वलन की क्रिया हुई या वलन क्रिया होने से वो किनारा ऊंचाई का रूप धारण कर लिया, एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्यूनुलुन पर्वत। और दूसरे किनारे को हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और जो बीच के इन दोनों के बीच में भाग है, जो इन दोनों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको हम पामीर का पठार के नाम से जानते हैं। इसके बारे में इस तरह से व्याख्या किसने किया था, कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत ने बताया हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। इसको रफ कर देना चाहूँगा। इसको रफ कर दिया जाए, इसको भी रहने दीजिए। 1 मिनट के लिए जरा पानी पी। हमने बताया था
हिमालय की उत्पत्ति की हिमालय की उत्पत्ति के बारे में भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, जिसमें से 2 भूवैज्ञानिक प्रमुख रूप से थे जिनके सिद्धांत को प्रामाणिकता प्रदान की गई थी या उनके सिद्धांत को सत्य पाया गया। उनका नाम मैंने बताया था, एक था कोबर का भूसंगति सिद्धांत, जिसके बारे में अभी मैंने पढ़ा दिया, और दूसरा था हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसके बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो नाम क्या था? हैरी हेस का प्लेट हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हैरी हेस ने अपने सिद्धांत में कहा, इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई पे जाने पर, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर, पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है। दृढ़ भूखंड पाया जाता है। अपने सिद्धांत में इन्होंने कहा कि इस दृढ़ भूखंड जो पाया जाता है, जो दृढ़ भूखंड पाया जाता है, वो दृढ़ भूखंड 6 भागों में डिवाइड है। मतलब इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी के नीचे दृढ़ भूखंड पाया जाता है 200 किलोमीटर की गहराई में, वो दृढ़ भूखंड 6 भागों में डिवाइड है या 6 भागों में विभक्त है, जिसे हम प्लेट के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम प्लेट के नाम से जानते हैं। तो वो प्लेट कौन कौन सी हैं? पहले उनका नाम लिख लिया जाए। इंडियन प्लेट, दूसरा यूरेशियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा उत्तरी अमेरिका, चौथा अमेरिकन प्लेट। पांचवा है प्रशांत पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागरीय प्लेट, और छठा है अंटार्कटिका प्लेट। हैरी हेस अपने सिद्धांत में बताते हैं कि पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई पे जाने पर पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर दृढ़ भूखंड पाया जाता है। वह दृढ़ भूखंड 6 भागों में विभक्त है, जिन्हें हम प्लेट के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बोला है? जिन्हें हम प्लेट के नाम से जानते हैं। वो 6 प्लेटें कौन कौन सी हैं? इंडियन प्लेट वह प्लेट है जिसमें भारत स्थित है। भारत के नीचे जो प्लेट पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट वह प्लेट है जिसमें एशिया और यूरोप स्थित है। जिस प्लेट के ऊपर एशिया और यूरोप महाद्वीप स्थित है उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट जो आज का अफ्रीका महाद्वीप है उसी प्लेट के ऊपर है। अमेरिकन प्लेट में 2 हैं। अमेरिकन प्लेट में एक उत्तरी अमेरिका है और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत महासागर प्लेट वह प्लेट है जो जहाँ पर आज का पूरा प्रशांत महासागर है। अंटार्कटिका जहाँ पे है। तो ये रही तो प्लेट की बातें जो अपने इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि
प्लेट 6 प्लेटें हैं जिसे जो पृथ्वी के 200 किलोमीटर के नीचे जाने पर पाई जाती हैं। अब इन्होंने बताया कि ये प्लेटें गतिशील हैं, ये प्लेटें गतिशील हैं। क्या कहा? हैरियस ने अपने सिद्धांत में बताया कि ये जो प्लेटें हैं पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर पाई जाती हैं, वो प्लेटें जो हैं गतिशील हैं। और ये गतिशील हैं और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे, मतलब दोनों नहीं, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, देखो जैसे ये है ग्लोब, मान लो पृथ्वी, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया है 6 प्लेटें, 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6। ये प्रशांत महासागर की प्लेट है, ये प्रशांत महासागर की यानी पैसिफिक प्लेट। दूसरा ये है अंटार्कटिका, ये एशिया और यूरोप जिसको बोलते हैं यूरेशिया। ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा, बस समझाने के लिए बताया हूँ। और इसमें है, इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और ये बीच वाला है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन प्लेट। और ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, इसको बताया अंटार्कटिकन प्लेट। अब जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, अगर ये प्लेट से दूर जाएगी, मतलब ये प्लेट इधर जाती है और ये प्लेट इधर जाती है, तो जब ये प्लेट इधर आएगी और ये प्लेट इधर जाएगी तो एक दूसरे से तो टकराएगी कहीं ना कहीं। तो जब ये प्लेट इधर जाएगी तो प्रशांत महासागरीय प्लेट है उससे टकराएगी। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है कि ये प्लेटें गतिशील हैं, और जब ये गतिशील है तो एक दूसरे से टकराती हैं या अवश्य टकराएंगी। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि ये गतिशील होने के कारण, ये प्लेटें गतिशील होने के कारण एक दूसरे से टकराती हैं, और जब एक दूसरे से टकराएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं टूट फूट तो होगा। जो प्लेटें ज़्यादा भारी होंगी वो प्लेटें सेफ रहेंगी, या जो ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो सेफ रहेगी, जो कमज़ोर होगी वो टूट जाएगी। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो इन्होंने कहा कि यही कारण था कि ये प्लेटें टकराई तो इससे टूट करके, ये गतिशील है बताया था, तो इससे टूट करके ये प्लेट एक यूरेशियन प्लेट, जो ये प्लेट थी, यूरेशियन नहीं, एक प्लेट थी जो इसे टूट करके आगे बढ़ी, और ये जा करके जब आगे बढ़ी तो बीच में क्या पाए, टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में जब ये प्लेटें आगे बढ़ रही थी उत्तर पूर्व की ओर, जब ये प्लेटें आगे बढ़ रही थी उत्तर पूर्व की ओर, तब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही थी तो बीच में टेथिस नामक सागर था, उनके बीच में टेथिस नामक सागर था। उस टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था, उस जमे मलबे के कारण उस टेथिस सागर में जो मलबा जमा हुआ था या अवसाद जमा हुआ था, नदियों के द्वारा जो बहा करके निक्षेप लाया गया था जिसे अवसाद बोलते हैं, उसमें वलन की क्रिया प्रारंभ हुई। और उस वलन की क्रिया पड़ने के कारण दोनों किनारों पर पर्वत वलन होने के कारण वो दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा वलन की क्रिया हुई, तो दोनों किनारों पर पर्वत को रूप धारण कर लिया, दोनों किनारों पर पर्वत का रूप धारण कर लिए। जैसे कौन बताया था, कोबर ने बताया था, यही बात कोबर ने बताया था, मगर कोबर ने कुछ और बताया था और इन्होंने कुछ और बताया। इन्होंने बताया कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही, इन्होंने बताया प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही, तो यही प्लेट जब दूर जा रही थी, जिसको मैंने बताया कि इंडिया जो है, ये भारत जो है किस प्लेट पे है, एशियन प्लेट, इंडियन प्लेट पे, भारत इंडियन प्लेट पर है। तो जब वो प्लेट आगे जा रही थी, जब वो प्लेट आगे जा रही थी तो उत्तर पूर्व की ओर बह रही थी या प्रवाहित हो रही थी,
तो वो सामने क्या था, टेथिस नामक सागर था, उसमें जो अवसाद था, जो मलबा था, उसमें दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के कारण उसमें वलन की क्रिया हुई। वलन क्रिया पड़ने के कारण ही टेथिस सागर के दोनों किनारों पर एक अवसाद जो था, जो मलबा था, वो पर्वत को रूप धारण कर लिया और दोनों किनारों के बीच का जो भाग था, जो समतल रूप में ऊपर उभर गया, जो ऊपर उठ गया, समतल रूप में जो बीच का भाग था वो ऊपर उठ गया, जिससे हम पमीर के पठार के नाम से जानते हैं। और जो एक साइड के भाग को हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं और एक साइड के भाग को हम क्यूनुलुन पर्वत के नाम से जानते हैं। क्यूनुलुन पर्वत, ये सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने दिया था, किन्होंने दिया था, हैरियस ने। क्लियर है? तो ये रही बात, ये बात थी कहाँ, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। अब थोड़ा हम बात करेंगे, आज के जैसा हमारा टॉपिक था हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई हमने बता दिया, अब उसकी विशेषताएं बताना है, उसकी विशेषताएं, हिमालय की विशेषताएं बताना है, तो थोड़ा वेट करना है, इसको रख कर दिया जाए, इसके बाद हिमालय की विशेषताएं बताई जाएगी। हिमालय कोई आज, हिमालय जो है एक नवीन वलित या नवीन मोड़दार पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में दो भूवैज्ञानिकों ने बताया था। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्यों? क्योंकि वलन के कारण ही इस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, जबकि दो वैज्ञानिकों ने बताया था कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में इसी कारण से हम बोलते हैं हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय की लंबाई, हिमालय की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है। विश्व में सबसे लंबा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत पर्वत, विश्व में सबसे लंबा पर्वत हिमालय पर्वत है, जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत से पर्वत हैं, ऐसे रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यूराल पर्वत, ये सब उत्तर से दक्षिण में। ये इकलौता पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसका विस्तार है। तो ये हो गया कि हिमालय पर्वत के विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय के पश्चिम में, हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिम में जो चोटी है, ये जो दिख रही है, ये चोटी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लाइन खींची हुई ना रेड कलर से, यहाँ से जो दिख बन रहा है, ये सब दिख रहा है, ये हिमालय पर्वत है। ये सब पूरा हिमालय पर्वत है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इसका पूर्वी छोर ये हुआ, पश्चिमी छोर ये हुआ। हिमालय पर्वत का पूर्वी छोर ये हुआ, पश्चिमी छोर ये हुआ। तो हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी छोर, हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी छोर में जो चोटी है, उसको किस नाम से जानते हैं? नंगा पर्वत। हिमालय की जो पश्चिमी चोटी है, एग्जाम पे आता है, हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या? नंगा पर्वत। इसका नाम बलाई पर्वत है, मगर है ये क्या? हिमालय की चोटी, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब कहाँ है? लद्दाख में। दूसरा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो ये दिख रही है, जो ब्लैक कलर से बनी, ये हिमालय की चोटी है। पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ये कहाँ है? तिब्बत के पठार में है। ये तिब्बत के पठार में, जो चाइना के अंदर आता है। हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। यह हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर धनुष के आकृति के रूप में। हिमालय पश्चिम में, हिमालय की
दो शाखाएं पश्चिम में विभाजित हो जाती है। हिमालय की दो शाखाएं पश्चिम में विभाजित हो जाती है, सॉरी, हिमालय जो है दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। हिमालय पश्चिम में दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। हिमालय की एक शाखा को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जानते हैं, और दूसरी शाखा को हिमालय की दूसरी शाखा को हिमालय की पश्चिम की एक शाखा को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको सुलेमान के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में, जबकि इसको अफगानिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हिंदू कुश। जबकि हिमालय की एक शाखा को अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश, और पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही हिमालय जो है पूर्व में दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। हिमालय पूर्व में जाकर के दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। भारत में हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय को भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जबकि हिमालय की एक अन्य शाखा जो म्यांमार में विस्तार है, जिस शाखा का विस्तार म्यांमार में है, उसको अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? अराकान योमा पर्वत। हिमालय की दूसरी शाखा जिसका विस्तार पूर्व में म्यांमार में है, उसे हम अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और एक शाखा हिमालय की जो पूर्व में एक शाखा है, जिसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई-बुम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पटकोई-बुम। इसको अरुणाचल प्रदेश में, इसको रख करके इधर साइड लिख देता हूँ, इसको रख कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की जो शाखा है अरुणाचल प्रदेश में, उसको किस नाम से जाना जाता है? पटकोई-बुम। पटकोई-बुम। जबकि उसी हिमालय को नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नागालैंड में उसी को नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नागा पहाड़ी। इसके बाद आता है मणिपुर। तीसरा है मणिपुर। मणिपुर में इसको मणिपुर में इसको मणिपुर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी को मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई-बुम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पूर्व में हिमालय की एक शाखा म्यांमार में चली गई है और दूसरी शाखा भारत में चली गई है। हिमालय की जो एक शाखा भारत में आई है, उस शाखा को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
ये सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है। तो नागालैंड में उस पहाड़ी को अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का जो विस्तार है उसको वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पटकुई, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आज की क्लास अब आज हम यही समाप्त नहीं, अभी और भी कुछ है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।